साल था 1996। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे मिर्जापुर में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। वजह यह थी कि उस हवेली में 40 साल से कोई नहीं रहता था और अफवाह यह थी कि वहां जाने वाला कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। मैं उस समय 24 साल का था। अभी अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी पढ़कर लौटा था और रहस्यमयी जगहों की तहकीकात करने का शौक मुझे चैन नहीं लेने देता था। मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त आरिफ था। वो थोड़ी मजाकिया फितरत का था मगर दिल से बहुत हिम्मती। गांव के लोग हमें रोकते रहे, बेटा उधर मत जाना, हवेली से रात को चीखें आती हैं। वहां खून के दाग आज भी मिटे नहीं। तहखाने में जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सच क्या है। रात के ठीक 12 बजे हम दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा चरमरा कर खुला तो जैसे किसी ने कानों में फुसफुसा कर चेतावनी दी हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर अजीब निशान नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से लिखा हो, जिनका खून बहा है वो लौटेंगे। करीब आधे घंटे बाद हमें हवेली के पिछवाड़े लोहे का भारी दरवाजा मिला। हैरानी ये कि ताले में चाबी पहले से लगी थी। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ांध भरी बदबू आई। सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं। हम दोनों नीचे उतर गए। तहखाने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं, जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे और कोने में रखी लकड़ी की कुर्सियों पर लोगों के नाम उकेरे हुए थे, रामशंकर, अनवर, रघुनाथ, सुरैया। अचानक आरिफ ने इशारा किया। दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी। उसमें सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दे रही थी, लाल आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कान। नीचे लिखा था, रुकैया। गांव के एक बूढ़े आदमी से मैंने सुना था कि 1950 के आसपास हवेली का मालिक एक जमींदार था। उसने लालच में गांव के गरीबों को तहखाने में कैद कर मार डाला और उनकी जमीन हथिया ली। उसकी बीवी रुकैया उसके खिलाफ थी। उसने एक रात सबको आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उसे भी मार डाला। मरते वक्त रुकैया ने कसम खाई थी, तुम्हारा खून और औलाद मिटा दूंगी। हम पेंटिंग देख ही रहे थे कि अचानक तहखाने में आवाज गूंजी, कौन है वहां? यह इंसानी आवाज नहीं थी, इतनी भारी कि दीवारें हिल उठीं। हमारी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तुम भी आए हो सच जानने, तो जान लो। वो परछाई धीरे धीरे हमारे सामने आई। औरत की आकृति थी, लेकिन चेहरा धुंधला। आरिफ कांपती आवाज में बोला, ये इंसान नहीं है। हम डर के मारे वहीं जमे थे कि तभी बाहर से जोरदार धमाका हुआ। गांव वाले चिल्लाते हुए अंदर आए। दरअसल हमें पीछा करते हुए कुछ लोग हवेली तक पहुंच गए थे। उन्होंने बताया, ये हवेली बदनाम है क्योंकि यहां जमींदार ने खून किया था। सुरंगों से हवा टकरा कर आवाज निकलती है, उसी से चीखें सुनाई देती हैं। लोग अंधविश्वास में डरते हैं। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर उस पेंटिंग पर गई। उसमें बनी औरत की आंखों से लाल रंग टपक रहा था। मैं सन्न रह गया। शायद सिर्फ मुझे दिख रहा था, क्योंकि बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम दोनों घर लौट आए, मगर उस रात से अजीब हादसे शुरू हुए। पहले आरिफ बीमार पड़ा। उसने कहा, हर रात वही औरत उसके सपनों में आती है और कहती है, अधूरा काम पूरा करो वरना चैन नहीं मिलेगा। मैंने उसकी बात मजाक समझी, लेकिन हफ्ते भर बाद आरिफ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसके शरीर पर नीले काले निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने जंजीरों से पीटा हो। मैं उसे लेकर शहर के डॉक्टर के पास गया, मगर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर ने साफ कहा, यह मेडिकल मामला नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया कि उस तहखाने की रुकैया बेगम सिर्फ कहानी नहीं थी। मैंने तय किया कि दोबारा हवेली जाकर असलियत जाननी ही होगी। इस बार मैं अकेला गया। हवेली में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। तहखाने में गया तो देखा, वो पेंटिंग जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पीछे दीवार पर लिखा था, खून वहीं बहेगा जहां से शुरू हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा कंधा पकड़ा। मैं पलटा तो वहीं परछाई सामने थी। अब उसका चेहरा साफ था। वो औरत मुस्कुरा रही थी, आंखों से खून बह रहा था
और होंठ हिल रहे थे। तुम्हें ही अधूरा हिसाब पूरा करना होगा, क्योंकि तुम ही ने सच्चाई खोजने का इरादा किया था। उसकी बात कानों में गूंजती रही। मैं होश में आया तो अपने घर में था। कैसे लौटा, याद ही नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। आज भी जब आईने में देखता हूं, तो कभी कभी पीछे उसी औरत की परछाई दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि हवेली अब गिर चुकी है, लेकिन मैं जानता हूं वो औरत अब भी जिंदा है, और शायद मुझसे मेरा वादा अभी भी पूरा करवाना चाहती है।